आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, टोक्यो के एक छोटे से अपार्टमेंट में 4 बच्चे बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। ना कोई स्कूल, ना कोई दोस्त, ना ही कोई बड़ा जो उनकी देखभाल करे। बस वो एक दूसरे का सहारा है। उनकी माँ, जिसके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। एक दिन अचानक गायब हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित है जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है अकेलेपन की, मासूमियत की और एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने के संघर्ष की जिसने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ से जो अपने 12 साल के बेटे के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस था। वो लड़का उस सूटकेस को बार बार ऐसे सहला रहा था मानो उसके अंदर उसकी कोई बहुत कीमती चीज हो। वो दोनों एक अपार्टमेंट किराए पर लेने आए थे। लड़के का नाम था अकीरा और उसकी माँ का नाम था केको। केको ने मकान मालिक को बताया कि उसके पति विदेश में रहते हैं, इसलिए वो अपने और अपने बेटे के लिए एक अपार्टमेंट चाहती है। मकान मालिक थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा कि बच्चे अक्सर शोर मचाकर पड़ोसियों को परेशान करते हैं, लेकिन अकीरा की माँ ने उसे यकीन दिलाया कि अकीरा बहुत ही शांत और समझदार लड़का है। वो अपना सारा सामान लेकर अपने नए अपार्टमेंट में आ गए और फिर 2 बड़े सूटकेसों में से 2 और बच्चे बाहर निकले। एक प्यारी सी छोटी बच्ची जिसका नाम यूकी था और एक लड़का जिसका नाम शिगेरू था। उसी रात अकीरा चुपके से स्टेशन से एक और लड़की को घर ले आया। उसका नाम कियोको था। सच तो ये था कि ये चारों बच्चे केको के ही थे। उसने मकान मालिक से उन्हें छुपाया था और एक एक करके घर के अंदर लाई थी। उसने पहले भी ऐसा ही किया था। एक दूसरे अपार्टमेंट में बच्चों को इसी तरह छुपाकर रखा था, लेकिन जब पिछले मकान मालिक को पता चला तो उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा था। रात के खाने पर केको ने घर के सारे नियम बना दिए। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा और सबसे जरूरी, उन्हें कोई देख न पाए। अगली सुबह केको तैयार होकर बाहर जाने लगी। उसने अकीरा से कहा कि उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसके जाने के बाद बच्चों ने अपने खिलौनों के डब्बे खोले। उनमें एक छोटा सा पियानो भी था जिसे बजाना यूकी को बहुत पसंद था। अकीरा बाजार के लिए निकला। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, क्योंकि उनकी माँ ने मकान मालिक से सिर्फ अकीरा को ही मिलवाया था, इसलिए घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। देखा जाए तो अकीरा ही पूरे परिवार को एक साथ जोड़े हुए था। वो किराने का सामान लाता, सबके लिए रात का खाना बनाता, उन्हें खिलाता और इन सब के बाद ही वो खुद किताब लेकर पढ़ने बैठता था। देर शाम उनकी माँ घर लौटी। उसने अकीरा की मैथ के होमवर्क में मदद की, लेकिन थोड़ी ही देर में एक फोन आया और वो दूसरे कमरे में चली गई। अकीरा चुपचाप अपनी माँ की दबी हुई आवाज को सुनता रहा। अगली सुबह कियोको ने अपनी माँ से कहा कि वो भी दूसरों की तरह स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ने ये कहकर बात टाल दी कि स्कूल में कुछ मजा नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे पापा नहीं हैं, सब तुम्हें इस बात के लिए चिढ़ाएंगे, स्कूल जाकर क्या करोगी। ये सुनकर कियोको का दिल बैठ गया। बाद में अकीरा अपनी माँ के साथ बालकनी में खड़ा था। उसने भी स्कूल का जिक्र छेड़ा तो उसकी माँ ने जवाब दिया, मुझे फिर से किसी से प्यार हो गया है। उसने कहा, इस बार वो एक अच्छा आदमी है। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। एक बार मैं उससे शादी कर लूं तो तुम सबको एक पिता मिल जाएगा। फिर मैं तुम सबको स्कूल भेज पाऊंगी। कियोको पियानो भी सीख पाएगी। तुम सब बहुत खुश रहोगे। कहने को तो ये शब्द खुशी देने वाले थे, लेकिन इन्हें सुनकर अकीरा और भी उदास और अकेला महसूस करने लगा। अगली रात जब अकीरा किताब पढ़ रहा था, उसे एक कार की आवाज सुनाई दी और उसने बालकनी से बाहर झांका। उसने देखा कि उसकी माँ एक टैक्सी से आई है। वो किसी को अलविदा कह रही थी। अकीरा चुपचाप अपनी डेस्क पर वापस आकर बैठ गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। केको सबके लिए खाना लेकर आई थी, इसलिए उसने बच्चों को जगाया। अकीरा ने ध्यान दिया कि उसकी माँ ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसने सबके लिए खाना गर्म किया। तभी केको ने कहा, अकीरा, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। तुम्हारी आंखें हूबहू उनके जैसी हैं। उसने पूछा, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम और मैं तुम्हारे पापा से मिलने गए थे। अकीरा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे याद नहीं। केको ने आगे कहा, शिगेरू, तुम्हारे पापा हनेडा एयरपोर्ट के पास काम करते हैं। वहां बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं। यह सुनकर यूकी ने कहा कि उसका सपना है कि वो एक दिन उड़ते हुए प्लेन्स को देखेगी। फिर केको कियोको की तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हारे पापा एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। मैं एक सिंगर बनना चाहती थी और इसी तरह मैं उनसे मिली थी। उस रात ये बात साफ हो गई। भले ही केको उन चारों बच्चों की माँ थी, लेकिन हर बच्चे का पिता अलग था। केको के कई आदमियों के साथ संबंध रहे थे।
शायद यही वजह थी कि जब उसकी माँ शादी करने और उन्हें स्कूल भेजने की बात कर रही थी तो अकीरा खुश होने के बजाय और भी उदास हो गया था। अगली सुबह अकीरा उठा तो उसे मेज पर एक चिट्ठी मिली। उसकी माँ ने लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं रहेगी और इस दौरान अकीरा को अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। उसने चिट्ठी के साथ थोड़े से पैसे भी छोड़े थे। ये पढ़कर अकीरा का दिल बैठ गया, वो बहुत दुखी हो गया। घर पर कपड़े धोने की जिम्मेदारी कियोको की थी। जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो अकीरा ने उसे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। अकीरा बाहर गया, उसने एटीएम से बिजली, गैस, फोन और पानी के बिल चुकाए और फिर खरीदारी करने चला गया। एक दुकान पर उसने एक कॉमिक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगा। जब वो पढ़ने में मग्न था, कुछ लड़कों ने चुपके से चोरी का सामान अकीरा के बैग में डाल दिया। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, दुकानदार ने उसे रोक लिया, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। लेकिन तभी दुकान के एक कर्मचारी ने आकर बताया कि अकीरा तो पूरे समय से बस किताब पढ़ रहा था, उसने कुछ भी चोरी नहीं किया है। जरूर किसी और ने उसके बैग में ये सामान डाला होगा। ये सुनकर दुकानदार ने उसे जाने दिया। घर आकर जब अकीरा घर के खर्चों का हिसाब लगा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि माँ जो पैसे छोड़कर गई थी वो लगभग खत्म हो चुके थे। उनके पास अब ज्यादा दिन गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक आदमी से मिलने गया जो यूकी का पिता था। अकीरा ने उससे कुछ पैसों की मदद मांगी। उस आदमी ने उसे बहुत थोड़े से पैसे दिए और रूखेपन से कहा, मैं यूकी का पिता नहीं हूं और ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। फिर भी अकीरा ने जैसे तैसे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना जारी रखा। एक दिन जब वो महीने के खर्चों का हिसाब लिख रहा था, उसकी माँ आखिरकार लौट आई। वो सबके लिए तोहफे लेकर आई थी। बच्चे तो बहुत खुश हुए, लेकिन अकीरा नहीं। वो अपनी माँ के इस लापरवाह रवैये से बहुत नाराज था। केको ने अकीरा और शिगेरू के बाल काटे और उनसे बड़े प्यार से बातें की। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से अपना सामान पैक कर रही थी। अकीरा ने पूछा, क्या तुम फिर से जा रही हो? केको ने जवाब दिया, मुझे काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं क्रिसमस तक वापस आ जाऊंगी और तुम सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगी। जाने से पहले वो अकीरा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले गई। रेस्टोरेंट में अकीरा चुपचाप अपने खाने के साथ बैठा रहा, उसने कुछ नहीं खाया। ये देखकर केको ने पूछा, क्या हुआ? अकीरा ने पूछा, आप हमें स्कूल में कब दाखिला दिलाओगी? क्या आप हमें कभी स्कूल नहीं जाने दोगी? केको ने जवाब दिया, वैसे भी स्कूल जाने का क्या फायदा, बहुत से मशहूर लोग कभी स्कूल नहीं गए। अकीरा ने जवाब दिया, ये सच नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, आप बहुत स्वार्थी माँ हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। केको ने गुस्से से कहा, तुम मुझे स्वार्थी क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया है? असली स्वार्थी तो तुम्हारे पिता हैं। उनमें से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने साथ रखा। दुखी मत हो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। इसके बाद अकीरा अपनी माँ को स्टेशन छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए घर लौट आया। सब अपने अपने तरीके से दिन गुजारने लगे। धीरे धीरे क्रिसमस आ गया, लेकिन उनकी माँ नहीं लौटी। छोटे बच्चों को उदास देखकर अकीरा भी दुखी हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा भाई था। भले ही वो खुद सिर्फ एक 12 साल का बच्चा था, लेकिन उसके कंधों पर जो बोझ था वो दुनिया में किसी के भी बोझ से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। इसलिए वो तुरंत घर नहीं लौटा। इसके बजाय वो देर रात तक कड़ाके की ठंड में इंतजार करता रहा, क्योंकि क्रिसमस के दिन ढलने के बाद चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। कीमतें गिरने के बाद उसने एक केक खरीदा और घर लौटते समय उसने एक लड़की को एक पुल पर देखा जो बड़े दुख और उदासी में अपने सारे तोहफे फेंक रही थी। अकीरा ने दूर से उसे जाते हुए देखा। फिर वो घर लौटा और सबके साथ खाना खाया। कुछ दिनों बाद अकीरा ने अपनी माँ के दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि वो 1 महीने पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गया। उसने घर पर रखी सारी चिट्ठियां खंगालनी शुरू कर दी और अलग अलग जगहों पर संपर्क करके उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी माँ का कोई सुराग नहीं मिला। वक्त गुजरता गया। एक दिन काफी समय बाद अकीरा सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स लेकर आया। सबने मिलकर खुशी खुशी खाया और खूब मस्ती की। जल्द ही नया साल आ गया, लेकिन उनकी माँ अब भी नहीं लौटी थी। सबका मूड ठीक करने के लिए अकीरा अपनी जमा की हुई सारी बचत लेकर उसी दुकान के कर्मचारी के पास गया जिसने एक बार उसे चोरी के झूठे इल्जाम से बचाया था। उसने उस आदमी से कहा कि वो उसके हर भाई बहन के लिए उनके नाम लिखे हुए लिफाफे तैयार कर दे। उसने हर लिफाफे में पैसे रखे और घर आकर कहा, माँ ने सबके लिए तोहफे भेजे हैं। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने अपने पैसे बचा लिए। यूकी एक गुड़िया खरीदने के लिए, शिगेरू एक खिलौने के लिए और कियोको एक पियानो के लिए। लेकिन ये सब सुनकर अकीरा का दिल और भी भारी हो गया। वो जानता था कि उसे ये पैसे घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल करने होंगे और शायद उनके पैसे भी इस्तेमाल करने पड़े। कुछ दिनों बाद यूकी का जन्मदिन था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी और कह रही थी, माँ आज आएगी। लेकिन कियोको ने कहा,
नहीं, वो नहीं आएगी। अकीरा ने उन्हें खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, माँ आज नहीं आ सकती, लेकिन वो अगले हफ्ते जरूर आएगी। यूकी को खुश करने के लिए उसने फैसला किया कि वो उसे दिन भर के लिए बाहर घुमाने ले जाएगा। क्योको ने उसे तैयार करने में मदद की और अकीरा उसे मकान मालिक की नजरों से बचाकर बाहर ले गया। वो दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। उसने उसे मोनोरेल दिखाई और कहा, एक दिन मैं तुम्हें इस पर घुमाने ले जाऊंगा। जब वो साथ बैठे थे, यूकी ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा निकाला। वो एक एक टुकड़ा खाकर उसे बचा रही थी, लेकिन अब वो आखिरकार खत्म हो गई थी। अगले दिन अकीरा एक वीडियो गेम की दुकान पर गया। वहां खेलते खेलते उसकी दोस्ती दो लड़कों से हो गई। उस दिन के बाद से वो रोज उनके साथ समय बिताने लगा। वो साथ में साइकिल चलाते और यहाँ तक कि अकीरा के घर आकर वीडियो गेम भी खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे अकीरा अपने भाई बहनों के प्रति लापरवाह होता गया। वो अब उनकी वैसी देखभाल नहीं करता था जैसी पहले करता था। एक दिन अकीरा उन लड़कों के साथ एक दुकान पर गया। उन लड़कों ने चीजें चुरानी शुरू कर दी और अपनी जेबों में भर ली। उन्होंने अकीरा से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन उसने चोरी करने से साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। अकीरा एक बार फिर अकेला हो गया। वो उनके स्कूल गया और उनसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं है। जैसे ही वो जाने लगे, उन्होंने कहा, तुम्हारे घर से गटर जैसी बदबू आती है, इसीलिए अब हम वहां नहीं आते। ये शब्द अकीरा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने इन तथाकथित दोस्तों के पीछे अपने भाई बहनों को कितना नजरअंदाज किया था। स्कूल के बाहर वापस आते समय अकीरा ने उसी लड़की को देखा जिसे उसने क्रिसमस पर देखा था। उसका नाम साकी था। वो स्कूल में खुश नहीं थी क्योंकि वहां सब उसे बहुत परेशान करते थे। उधर घर पर अकीरा ने चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उनका अपार्टमेंट सचमुच एक कबाड़खाना बन चुका था, लगभग एक कूड़े के ढेर जैसा। तभी एक आदमी बिल के पैसे लेने के लिए दरवाजा खटखटाने आया, लेकिन बच्चे अंदर बिल्कुल चुप रहे। अकीरा ने एक छिपने की जगह से दरवाजे पर उस आदमी को देखा और चुपचाप नजरों से ओझल हो गया। उस आदमी के जाने के बाद अकीरा काम की तलाश में अपने जान पहचान वाले दुकान के कर्मचारी के पास गया, लेकिन उस आदमी ने उसे बताया कि वो बहुत छोटा है। जब तक वो 16 साल का नहीं हो जाता, कोई उसे काम पर नहीं रखेगा। उसने बाल संरक्षण सेवाओं को बुलाने का सुझाव भी दिया, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो हम सब एक साथ नहीं रह पाएंगे। उस रात अकीरा ने अपने बचे हुए सारे पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। ये देखकर क्योको ने उसे वो सारे पैसे दे दिए जो वो पियानो खरीदने के लिए बचा रही थी और कहा, मैं पियानो नहीं खरीदूंगी, इन पैसों को सबके खाने के लिए इस्तेमाल कर लो, बस अब बहुत हो चुका था। वो अब और उन 4 दीवारों के अंदर कैद नहीं रह सकते थे। इसलिए अकीरा ने पहली बार सबको बाहर ले जाने का फैसला किया। बाहर आते ही जैसे बच्चों में जान आ गई। उन्होंने खरीदारी की, पार्क में खेले और पूरा दिन मस्ती में बिताया। लौटते समय उन्होंने सड़क किनारे लगे छोटे छोटे पौधों से बीज इकट्ठे किए और यहां तक कि प्लास्टिक की थैलियों में थोड़ी मिट्टी भी भर ली। बहुत लंबे समय के बाद वो प्रकृति और बाहरी दुनिया का आनंद ले रहे थे। बाद में वो चुपके से अपने अपार्टमेंट में वापस आ गए। उन्होंने लाए हुए अलग अलग बर्तनों में मिट्टी भरी और बालकनी में बीज बो दिए, लेकिन जब वो पानी लेने गए तो उन्होंने पाया कि पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। बिजली भी जा चुकी थी। इतने लंबे समय से बिल न चुकाने के कारण उनकी सभी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं। कोई और चारा न होने पर उन्होंने पार्क के नल से पानी भरना शुरू कर दिया। वो अपने कपड़े भी वहीं धोते थे। एक दिन उसी पार्क में उनकी मुलाकात फिर से साकी से हुई। साकी उनके साथ उनके अपार्टमेंट वापस आई। उसने उनके साथ बहुत समय बिताया, क्योको के साथ पियानो बजाया, फूल लगाने में मदद की, बीज इकट्ठे किए। धीरे धीरे वो उन्हीं में से एक बन गई, परिवार का हिस्सा। अब अकीरा साकी के साथ बाहर जाने वाला था, इसलिए वो अपनी सारी टी-शर्ट्स में से पहनने के लिए एक ढूंढने लगा, लेकिन हर एक से बहुत तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने कई दिनों से साबुन का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उन्हें ठीक से साफ नहीं कर पा रहा था। आखिर में उसने एक पुरानी फटी हुई शर्ट पहनी जो उसके पास अभी भी थी। उसे पहनकर वो साकी के साथ बाहर गया। साकी ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी? अकीरा ने दुख से जवाब दिया, शायद वो कभी नहीं आएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकीरा के पैसे पूरी तरह खत्म हो गए और चूंकि वो काम करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए वो और पैसे नहीं कमा सकता था। साकी मदद करना चाहती थी। वो एक आदमी के साथ एक बार में गई और वहां कराओके गाया। बदले में उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए। वो ये पैसे अकीरा को देना चाहती थी, लेकिन अकीरा ये सोच भी नहीं सकता था कि साकी उसकी खातिर ऐसे काम करे। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और वहां से भाग गया। उस रात अकीरा ने अचानक देखा कि शिगेरू लेटा हुआ कुछ खा रहा है। अकीरा ने पूछा,
क्या खा रहे हो? मुझे दिखाओ। जब शिगेरू ने अपना मुंह खोला तो अकीरा ने देखा कि उसका छोटा भाई भूख से बेहाल होकर कागज चबा रहा था। ये देखते ही अकीरा फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन अकीरा ने अपने आखिरी बचे हुए सिक्के इकट्ठे किए और कुछ खाना खरीदकर घर ले आया, लेकिन शिगेरू वहां नहीं था, इसलिए अकीरा उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर उधर खोजने के बाद उसे अपना छोटा भाई कुछ लड़कों के साथ खेलता हुआ मिला। अकीरा ने उसे इस तरह अकेले बाहर जाने के लिए डांटा। फिर वो शिगेरू को घर ले आया और सबने साथ मिलकर खाना खाया, और इस तरह उनके दिन मुश्किलों और कमी में कटते रहे। कभी कभी दुकान वाला कर्मचारी चुपके से अकीरा को कुछ खाना दे देता था। इसी तरह वो एक एक दिन करके गुजारा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद यूकी ने पूछा, क्या साकी अब हमारे घर नहीं आएगी? अकीरा ने जवाब दिया, नहीं, वो नहीं आएगी। हताश होकर अकीरा अपनी माँ के कपड़े बाहर निकालने लगा। उसने कहा कि वो उन्हें बेच देगा, वो अब कभी वापस नहीं आने वाली, उसने कहा। लेकिन क्योको ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने कपड़े ले लिए और उन्हें लेकर अलमारी के अंदर बैठ गई। बाहर से अकीरा ने कहा, तुम चाहे कितनी भी उम्मीद कर लो, हमारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। निराश होकर अकीरा एक मैदान के बाहर बैठ गया और एक बेसबॉल का मैच देखने लगा। उसे देखकर कोच ने उसे खेलने के लिए बुलाया। पहली बार अकीरा को बहुत खुशी हुई। वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूलकर एक आम बच्चे की तरह खेल पा रहा था। एक बार के लिए वो उस बच्चे की तरह जिया जो वो असल में था। लेकिन शायद बदनसीब लोगों की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। घर पर यूकी एक कुर्सी से बुरी तरह गिर गई थी। जब अकीरा लौटा तो उसने उसे जमीन पर पड़ा पाया। क्योको ने उसे बताया कि गिरने के बाद से उसने कोई हरकत नहीं की है और न ही कोई जवाब दिया है। अकीरा समझ गया कि उसकी छोटी बहन चुपके से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो सब टूट चुके थे, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। अकीरा ने अपनी माँ की एक चिट्ठी में दिए पते पर फोन किया ताकि उसे यूकी की मौत की खबर दे सके। एक औरत ने फोन उठाया और उसे इंतजार करने को कहा। वो पब्लिक फोन में सिक्के डालता रहा, इंतजार करता रहा, उम्मीद करता रहा, लेकिन आखिरी सिक्का खत्म होने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन कट गया। अकीरा पूरी तरह से बिखर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। इसलिए वो साकी के घर गया। जब साकी बाहर आई तो उसने उससे पूछा, वो पैसे जो तुमने मुझे उस दिन देने की पेशकश की थी, क्या मैं अब ले सकता हूँ? मैं यूकी को प्लेन दिखाने ले जाना चाहता हूँ। वो एक दुकान पर गया और यूकी की पसंदीदा चॉकलेट के कई डिब्बे खरीदे। फिर साकी के साथ वो अपार्टमेंट लौट आया। मेज पर उसे एक चिट्ठी मिली। क्योको ने कहा, ये आज ही आई है। ये उनकी माँ की तरफ से थी। उसने लिखा था, अकीरा, मैं अभी भी वापस नहीं आ सकती। तुम अपने भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। अकीरा ने यूकी के शरीर को एक सूटकेस में रखा। साकी के साथ वो उसे उसी मोनोरेल पर ले गया जिस पर वो हमेशा यूकी को घुमाना चाहता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सफर इस तरह से पूरा होगा। वो हनेडा गए जहां हर समय ऊपर से हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, एक ऐसा नजारा जिसे यूकी हमेशा से देखना चाहती थी। फिर नदी के किनारे अकीरा और साकी ने यूकी को दफना दिया। वो पूरी रात चुपचाप उसकी कब्र के पास बैठे रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने घर के लिए ट्रेन ली और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आए। अब अकीरा, क्योको, शिगेरू और साकी साथ मिलकर पार्क के नल से पानी भरते थे। जब वो वापस लौट रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। अकीरा उस विशाल पेड़ की तरह था जिसकी छांव में उसके भाई बहन जी रहे थे। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह 1980 के दशक में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिर भी सिर्फ 1980 के दशक में ही नहीं, आज भी हम अपनी जिंदगी में हर दिन ऐसे बच्चों को सड़कों पर देखते हैं। उनमें से हर एक की आंखों के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी छिपी हो सकती है, लेकिन हम उन कहानियों को कभी सुन नहीं पाते। हम सब इतनी जल्दी में हैं कि जब वो कहानियां हमारे ठीक सामने होती हैं, तब भी हम उन्हें देख नहीं पाते। क्या आपने कभी सड़क पर किसी लाचार बच्चे को देखकर सोचा है कि उसकी कहानी क्या हो सकती है?